समाजशास्त्र के सभी प्रतियोगी भाई एवं बहनों, आप प्रतियोगिता में सफल हों इसके लिए हमारी तरफ से आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, आज जो हमारी टॉपिक है वह बिल्कुल न्यू टॉपिक है प्रजाति। प्रजाति से आईएएस में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, यूजीसी में भी यहाँ से प्रश्न बनते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। वास्तव में ये टॉपिक बहुत ही सरल है, लेकिन हमको बहुत जटिल लगती है। अब इस टॉपिक को हम कैसे सरल रूप में इसका अध्ययन करेंगे, आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, पहली स्थिति है कि प्रजाति है क्या। रेस तो प्रजाति एक जैविक अवधारणा है, न कि सामाजिक अवधारणा। हमारे यहाँ कुछ समाजशास्त्रियों ने, कुछ लोगों ने प्रजाति को जैविक अवधारणा न मान करके बल्कि प्रजाति को सामाजिक अवधारणा के रूप में निरूपित करते हैं। लेकिन मित्रों, आप बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाइए कि प्रजाति क्या है। प्रजाति एक जैविक अवधारणा है, न कि सामाजिक अवधारणा। अब यहीं पर एक दूसरा प्रश्न फिर बनता है, यहीं पर एक और प्रश्न फिर बन जाता है कि जैसे देखिए कि जूलियन हक्सले ने इसे जैविक अवधारणा न मानकर बल्कि इसको संजाति समूह कहा है, मीन्स इथनिक, ETHNIC, इथनिक ग्रुप। ठीक ना। अब यहीं पर एक प्रश्न बन जाता है कि किस समाजशास्त्री ने, अभी भी तो आप क्लियर हुए, अभी तुरंत आप क्लियर हुए कि प्रजाति एक जैविक अवधारणा है, न कि सामाजिक अवधारणा। तो आप किस पर आए कि प्रजाति क्या है? प्रजाति एक जैविक अवधारणा है। तुरंत समाजशास्त्री कहा जाते हैं, कौन है वह? जूलियन हक्सले। जूलियन हक्सले कहते हैं कि यह जैविक अवधारणा इसको न मान करके बल्कि इसको इन्होंने संजात समूह कहा है। और इसका समर्थन मुख्य रूप से लेपियर, हटन, पेनीमैन, गेटिस ने भी जूलियन हक्सले का समर्थन किया है। अब हमारे सामने एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि प्रजाति क्या है? एक जैविक अवधारणा है, कि प्रजाति एक सामाजिक अवधारणा है, कि प्रजाति एक संजाति समूह है। ठीक ना। तो आप बिल्कुल क्लियर रहिए, प्रजाति क्या है? प्रजाति एक जैविक अवधारणा है। अब दूसरी चीज है, अब आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रजाति को संजाति समूह किसने कहा है? तो प्रजाति को संजाति समूह कहने वाले कौन हैं? जूलियन हक्सले हैं। तो फिर आप इस पर टिक लगाएंगे। अब देखिए, प्रजाति एक जैविक अवधारणा कैसे है? ठीक ना। प्रजाति वास्तव में अभी भी हमने कहा कि प्रजाति एक जैविक अवधारणा है, क्योंकि एक प्रजाति के लोग एक समान शारीरिक लक्षणों से युक्त होते हैं। एक जो प्रजाति के लोग होते हैं एक समान शारीरिक लक्षणों से युक्त होते हैं तथा ये वंशानुगत होते हैं। तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि एक प्रजाति के लोग एक समान शारीरिक लक्षणों से यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, एक समान शारीरिक लक्षणों से युक्त होते हैं। ठीक ना। तो एक प्रजाति के लोग क्या होते हैं? एक प्रजाति के लोग एक समान शारीरिक लक्षणों से युक्त होते हैं। दूसरी चीज, ये वंशानुगत भी होते हैं तथा ये वंशानुगत होते हैं। ठीक। और क्या है भाई? ये अंतः विवाही भी होते हैं। ठीक ना। ये अंतः विवाही भी होते हैं। तो इस पॉइंट को भी आपको अपने मस्तिष्क में बैठाना पड़ेगा कि एक प्रजाति के लोग जो होते हैं एक समान शारीरिक लक्षणों से युक्त होते हैं, ये वंशानुगत होते हैं तथा एक अंतर विवाही भी होते हैं। ठीक। अब हम लोग आते हैं मुख्य रूप से जो हमारे यहाँ टॉपिक है कि प्रजाति के निर्धारण के मुख्य आधार। अब इस पर देखिए, यहाँ से प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। हाँ, टॉपिक लंबी थोड़ा सा चलेगी। प्रजाति के निर्धारण के मुख्य आधार।
प्रजाति के निर्धारण के मुख्य आधार। ठीक है, तो जो हम प्रजाति के जो निर्धारण का जो हमारे पास मुख्य आधार है, तो प्रजाति के निर्धारण का जो है 2 मुख्य आधार है। ठीक है, तो प्रजाति के निर्धारण का कितना मुख्य आधार है? 2। पहला है फर्स्ट ए निश्चित शारीरिक विशेषताएं, निश्चित शारीरिक विशेषताएं, और सेकेंड जो है हमारा बी अनिश्चित शारीरिक विशेषताएं। ठीक, तो पहले आज हम लोग अध्ययन करते हैं प्रथम दृष्टया निश्चित शारीरिक विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है, तो जो हमारी जो निश्चित शारीरिक विशेषताएं हैं, इसमें या इसको हम कई आधारों पर इसका वर्गीकरण करते हैं। फर्स्ट है जो निश्चित शारीरिक विशेषताओं का हम इस पर अध्ययन कर रहे हैं, निश्चित जो हमारी शारीरिक विशेषताएं हैं। तो यहाँ से प्रश्न खूब पूछा गया है कि निश्चित शारीरिक विशेषताओं को किस प्रकार से इसका फार्मूला है, उस पर भी हम लोग यह प्रश्न भी पूछा जाता है बार बार। तो फर्स्ट है सिर की बनावट, सिर की बनावट। ठीक है, अब देखिए भाई, यह जो हमारे यहाँ जो मुख्य रूप से यह जो सिर की बनावट है, तो इसे ही हम शीर्ष देशना कहते हैं। ठीक है, तो सिर की बनावट का निर्धारण यह शीर्ष देशना के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो सिर की बनावट इसको नोट करते जाएगा, फार्मूला है बिल्कुल। तो सिर की बनावट यह शीर्ष देशना, शीर्ष देशना के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो सिर की बनावट किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो सिर की बनावट शीर्ष देशना के द्वारा निर्धारित की जाती है। अब शीर्ष देशना है क्या? तो शीर्ष देशना बराबर सिर की चौड़ाई बटे सिर की लंबाई गुणे 100। तो शीर्ष देशना बराबर सिर की चौड़ाई बटे सिर की लंबाई गुणे 100। यह जो बार बार फार्मूला पूछा गया है कि, और इसी को पलट देगा आपसे, इसी को उल्टा कर देगा कि शीर्ष देशना बराबर सिर की लंबाई बटे सिर की चौड़ाई गुणे 100। शीर्ष देशना बराबर सिर की चौड़ाई बटे सिर की लंबाई, ठीक ना, 100 कर देगा। तो इस प्रकार से यह प्रश्न को कई बार पूछा गया है कि शीर्ष देशना हम कैसे निकालते हैं। तो शीर्ष देशना बराबर सिर की चौड़ाई बटे सिर की लंबाई बटे 100। अब देखिए वास्तव में जो हमारे शीर्ष देशना है, यह तमाम प्रकार के यहाँ पर एक स्थिति आती है कि किसकी शीर्ष देशना कितनी होती है। ठीक ना, तो देखिए अब यह जो शीर्ष देशना का हम लोग निर्धारण करते हैं, तो लंबा सिर, ठीक ना, तो लंबा सिर क्या होता है? जो जिनका लंबा सिर किसको कहते हैं? ठीक, तो लंबा सिर की स्थिति आती है, ये सब नोट करते जाएगा भाई। तो जो लंबा सिर है, लंबा सिर की आती है कि शीर्ष देशना 75 से कम, ठीक ना, 75 से कम। तो जो 75% से जब कम होती है तो यह जो लंबा सिर होता है। तो शीर्ष देशना 75% से कम। अब आपके सामने प्रश्न ये उठता है कि किन किन प्रजातियों की शीर्ष देशना जो होती है वह 75% से कम होती है। तो इसमें मुख्य रूप से जो निग्रो हैं, निग्रो अमेरिकन इंडियन दक्षिण यूरोप तथा भारत में पंजाब, राजस्थान, कश्मीर, उत्तर प्रदेश में आज में देखने को मिलती है। तो यह जो है मुख्य रूप से अमेरिकन इंडियन और दक्षिण यूरोप अमेरिकन इंडियन, अमेरिकन इंडियन, ठीक ना, दक्षिण यूरोप
तथा भारत में पंजाब, राजस्थान, आदि में देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये जो शीर्षदेशना और भी हम इस पर चर्चा करेंगे कि जो लंबा सिर है तो यहाँ पर शीर्षदेशना कितनी होती है, 75% से जो है मुख्य रूप से कम होती है। ठीक ना। अब एक स्थिति आती है कि जो माध्यमिक सिर है, ठीक ना, तो इसकी जो शीर्षदेशना होती है 75 से 80% के बीच में। ये देखिए, ये लंबा सिर, फिर माध्यमिक सिर, माध्यमिक सिर। देखिए यहां पर जो यह शीर्षदेशना, ठीक है, यहाँ पर जो माध्यमिक सिर में यहाँ पर जो आपको शीर्षदेशना 75 से 80% के बीच में। देशना 75 से 80%, 75% से 80% के बीच। ठीक, तो देखिए यहाँ पर आप लोग देखा कि जो लंबा सिर की शीर्षदेशना कितनी होती है, 75% से कम, और माध्यमिक सिर की जो है शीर्षदेशना कितनी होती है, 75 से 80% के बीच में होती है। यह मुख्य रूप से नार्डिक प्रजाति, कश्मीर, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, यह मुख्य रूप से किसमें पाई जाती है, नार्डिक प्रजाति। कश्मीर, पंजाब, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। ठीक ना। अब देखिए, अब यहाँ पर हमने दो पर चर्चा किया, लंबा सिर शीर्षदेशना कितनी होती है, 75% से कम, और जो माध्यमिक सिर है, माध्यमिक सिर की शीर्षदेशना कितनी होती है, 75 से जो होती है ये 80% के बीच में होती है। फिर चौड़ा सिर, ठीक ना, तो चौड़ा सिर, इसकी जो शीर्षदेशना है, शीर्षदेशना यह 80% से अधिक। ठीक ना। तो आपने शीर्षदेशना का भी अभी हमने निकाला कि सिर की चौड़ाई बटे सिर की लंबाई गुणे 100। ठीक, उसी के आधार पर आपने लंबा सिर की शीर्षदेशना 75% से कम, माध्यमिक सिर की शीर्षदेशना 75 से 80% के बीच में, और जो चौड़ा सिर है तो यहाँ पर जब आपने शीर्षदेशना निकाला तो यहाँ पर शीर्षदेशना आपकी हुई 80% से कम। ठीक ना। अब यहाँ पर जो मुख्य रूप से यह अल्पाइन, जो अल्पाइन प्रजाति है, ठीक ना, तथा भारत में यह मुख्य रूप से पाई जाती है शीर्षदेशना कौन सी, कहाँ पर, अल्पाइन तथा नार्डियाइक एवं पंजाब, ठीक, गुजरात, तो कहाँ का आपने देखा, अल्पाइन प्रजाति में। फिर उसके बाद जो है यह आर्मेनाइड प्रजाति में, यह आर्मेनाइड है, अल्पाइन तथा आर्मेनाइड, आर्मेनाइड प्रजाति। हाँ, और भारत में जो है यह मुख्य रूप से जो आपका है यह पंजाब है, गुजरात है, मध्य भारत है। ठीक ना, पंजाब, गुजरात, मध्य भारत, बंगाल तथा असम। तो यह असम में
देखने को मिलता है। ठीक, तो बार बार हमने कहा कि यहाँ से जब आप शीर्षदेशना निकालेंगे तो शीर्षदेशना बराबर सिर की चौड़ाई बटे सिर की लंबाई। ठीक, फिर उसके बाद जो लंबा सिर की शीर्षदेशना 75% से कम, माध्यमिक सिर की शीर्षदेशना 75 से 80% के बीच, और चौड़े सिर की शीर्षदेशना जो होती है आपकी ये 68% से अधिक होती है। अब देखिए खोपड़ी घनत्व। हाँ, अब हम आते हैं खोपड़ी घनत्व। ठीक, खोपड़ी घनत्व, इसको भी नोट करते जाएगी भाई। पुरुषों का खोपड़ी घनत्व, जो पुरुषों का खोपड़ी घनत्व 1100 सीसी से 1500 सीसी के बीच होता है। ठीक ना, तो जो पुरुषों का जो खोपड़ी घनत्व होता है, यह पुरुषों का खोपड़ी घनत्व 1100 सीसी से 1500 सीसी के बीच होता है। और स्त्रियों का जो खोपड़ी घनत्व होता है वह लगभग जैसे जहाँ जहाँ जो पाई जाती हैं उसी के अपेक्षा की, तो स्त्रियों का खोपड़ी घनत्व पुरुषों की तुलना में 100 सीसी कम होता है। ठीक, तो ये देखिए यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं खोपड़ी घनत्व से भी कि पुरुषों का जो खोपड़ी घनत्व कितना से कितना के बीच में होता है। तो पुरुषों का जो है खोपड़ी घनत्व 1100 सीसी से 1500 सीसी के बीच होता है। ठीक ना, और जो स्त्रियों का जो खोपड़ी घनत्व होता है और पुरुषों की तुलना में 100 सीसी यह जो है कम होता है। ठीक, फिर देखिए जो अब खोपड़ी घनत्व की बात आती है कि सबसे अधिक खोपड़ी घनत्व क्रमशः काकेलाइट, मंगोलाइट तथा निग्रोलाइट का होता है। ठीक ना, तो जो खोपड़ी घनत्व की बात आती है तो सबसे अधिक इसी क्रम से होता है। सबसे अधिक खोपड़ी घनत्व सबसे अधिक किसका होता है? क्रम से काकेसाइड, फिर मंगोलायड, फिर निग्रोलाइड। ठीक ना, तो जो खोपड़ी घनत्व की बात आती है तो जो सबसे अधिक जो खोपड़ी घनत्व होता है वह काकेसाइड का होता है, फिर उसके बाद यह मंगोलाइड का है, फिर उसके बाद यह निग्रोलाइड का है। ठीक, फिर अब हम लोग आते हैं नाक की बनावट। नाक की बनावट नाक की बनावट। अब यहाँ से प्रश्न जो है वो पूछा भी गया है कि यह जो नाक की बनावट का जो है मुख्य रूप से जो है वह श्रेय किसको जाता है? तो नाक की बनावट का मुख्य रूप से जो श्रेय जाता है वह थॉम्सन महोदय हैं और बक्सटन महोदय हैं। ठीक ना, तो नाक की बनावट के आधार पर प्रजातियों को ज्ञात करने का श्रेय नाक की बनावट के आधार पर प्रजातियों को ज्ञात करने का से थॉम्सन
एवं वक्ष-टन महोदय को जाता है। वक्ष-टन यह काफी इंपॉर्टेंट है को जाता है, ठीक ना। तो अब देखिए जो नाक के आधार पर जो प्रजातियों को ज्ञात करने का जो मुख्य रूप से श्रेय है, तो नाक के आधार पर प्रजातियों को ज्ञात करने का मुख्य रूप से समास कौन है? थॉम्पसन और वक्ष-टन महोदय को जो है वो दिया जाता है कि नाक के आधार पर इन्होंने ही प्रजातियों को ज्ञात करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। ठीक, फिर अब इस पर हम लोग आते हैं आगे नेक्स्ट कि इसको हम कैसे निकालते हैं। सेम वही फार्मूला है। तो नासिका देशना बराबर नासिका देशना बराबर नाक की चौड़ाई, नाक की चौड़ाई बटे नाक की लंबाई इंटू 100, ठीक है। तो जो हम नासिका देशना निकालते हैं तो नासिका देशना बराबर नाक की चौड़ाई बटे नाक की लंबाई गुणे 100, ठीक। अब देखिए नाक की बनावट, ये नाक की बनावट को भी हम मुख्य रूप से यह 3 प्रकार की होती है। जो नाक की बनावट भी, जो हमारी और आपकी नाक है, तो इसकी बनावट जो है कितने प्रकार की होती है? तो इसकी बनावट भी मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, ठीक। किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू थॉम्पसन एवं बर्टन के अनुसार। तो इसी फार्मूले के आधार पर इन्होंने नासिका देशना, जैसे जो हम सिर की लंबाई का शीर्ष देशना निकाला था, तो शीर्ष देशना बराबर सिर की चौड़ाई बटे, यह फार्मूला कई बार पूछा जाता है इसलिए फार्मूला इसको याद रखिएगा। जैसे सिर देशना बराबर सिर की चौड़ाई बटे सिर की लंबाई इंटू 100। उसी प्रकार से जो नासिका देशना होती है, तो नासिका देशना बराबर नाक की चौड़ाई बटे नाक की लंबाई इंटू 100, ठीक ना। अब ये भी हमने अभी चर्चा किया कि नाक की बनावट भी मुख्यतः कितने प्रकार की होती है। तो यह नाक की बनावट भी जो होती है यह मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहला है लंबी नाक, ठीक ना। हाँ, ठीक। अब लंबी नाक, फिर देखिए यहाँ पर हम जो है मुख्य रूप से जो इसके जो 3 भाग हैं मुख्य रूप से, पहला आता है इसकी लंबी नाक, फिर उसके बाद मध्य नाक, फिर उसके बाद चौड़ी नाक। तो जो लंबी नाक है इसकी नासिका देशना जो होती है वह 75% से कम। तो लंबी नाक, इसकी शीर्ष देशना, इसकी जो है वह शीर्ष देशना 70% से कम, 75 नहीं, इसकी जो शीर्ष देशना होती है वह लंबी नाक की शीर्ष देशना, इसकी शीर्ष देशना जो होती है वह 70% से कम होती है। और यह काकेसार, ठीक ना, यह मुख्य रूप से लंबी नाक के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो लंबी नाक के लिए जो हमारे में लिखा था काकेसार, मंगोलार्ड, 3 प्रजातियां का नाम, काकेसार, मंगोलार्ड और निग्रोलार्ड। तो यह इसके लिए इसमें मुख्य रूप से आती हैं लंबी नाक में काकेसार जो प्रजाति होती हैं, इनकी नाक जो होती है वो मुख्यतः लंबी होती है। और भारत में यह जो जहाँ पर लंबी नाक वाले लोग पाए जाते हैं, जिसकी शीर्ष देशना 70% होती है, वह मुख्य रूप से कश्मीर, भारत में कहाँ पर लंबी नाक वाले हैं? कश्मीर, पंजाब और राजस्थान, ठीक ना। तो यहाँ पर मुख्य रूप से जो एक कश्मीर है, पंजाब और राजस्थान के लोगों की जो है, इनकी जो है नाक की जो शीर्ष देशना जो होती है वो 70% से कम होती है। अर्थात इनकी मुख्यतः नाक कैसी होती है? इनकी मुख्यतः नाक लंबी होती है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग मध्य नाक। तो मध्य नाक,
ठीक है। अब जो मध्य नाक वाले होते हैं, तो मध्य नाक वालों की इनकी शीर्ष देशना 74% से लेकर के 80% तक होती है, ठीक ना। तो जो मध्य नाक वाले होते हैं, मध्य नाक वालों की शीर्ष देशना कितने से कितने तक, 74% से लेकर के 80% तक इनकी शीर्ष देशना होती है। और यह मुख्य रूप से मंगोल प्रजाति, ठीक ना, यह जो है कौन है, मंगोल प्रजाति। मंगोल प्रजाति, ठीक ना। और जो भारत के संदर्भ में अगर हम लोग चर्चा करें कि किन लोगों की जो है नाक की शीर्ष देशना 74 से लेके 80% के बीच में होती है, तो इसमें असम एवं उत्तर पूर्वी भारत के लोग कौन कौन आ जाते हैं, असम एवं उत्तर पूर्वी भारत के लोगों की जो जो इनकी जो लंबी नाक की जो है मुख्य रूप से यह जो है नासिका, देखिए अब यहाँ पर शीर्ष देशना लिख दिया सारी, यह जो है नाक की है ना, तो अब यहाँ पर वो तो सिर की बनावट में शीर्ष देशना लिखना होगा, ठीक ठीक ठीक। देखिए बहुत बड़ी गलती हो गई, यहाँ पर यह नासिका देशना होगा, नासिका देशना, ठीक। और यहाँ पर भी आप लिखेंगे नासिका देशना, नाक है ना, नाक को नासिका देशना कहते हैं। और जो सिर की बनावट जो होती है वहाँ पर उसको हम शीर्ष देशना कहते हैं सारी। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नासिका देशना, ठीक ना, यहाँ पर नासिका देशना हो जाएगी। क्योंकि वह जो है जो शीर्ष देशना के लिए हम जो है सिर की बनावट के लिए हम वहाँ पर शीर्ष देशना लिखते हैं। अब मध्य नाक हो गई, इसकी नासिका देशना 74 से लेकर के 80% तक। मंगोल प्रजाति के लोग भारत में असम एवं पूर्वी भारत के लोगों की जो होती है नासिका देशना 74 से लेके 80% के बीच में होती है। फिर उसके बाद चौड़ी नाक, चौड़ी नाक, ठीक ना। अब देखिए जो चौड़ी नाक होती है, तो चौड़ी नाक वाले लोगों की जो नासिका देशना इनकी जो है, ठीक ना, देखिए देखा आप लोगों ने, यहाँ पर लंबी नाक हो गई, मध्य नाक हो गई, फिर उसके बाद चौड़ी नाक। तो चौड़ी नाक वालों की शीर्ष देशना जो होती है वह 84% से अधिक होती है, 84% से अधिक, ठीक। तो चौड़ी नाक वालों की जो नासिका देशना वह 84% से अधिक होती है। और यहाँ पर मुख्य रूप से यह जो है निग्रो प्रजाति के लोग तथा भारत में, ठीक ना, यह जो है चौड़ी नाक किसकी होती है, निग्रो प्रजाति के लोगों की, ठीक ना। और भारत में यह जो है मुख्य रूप से जो चौड़ी नाक है यह मद्रास एवं मध्य प्रदेश के लोगों की, कहाँ कहाँ भारत में, मद्रास एवं मध्य प्रदेश, ठीक। तो यहाँ पर जो है इनकी नाक की जो शीर्ष देशना होती है और 84% से अधिक होती है। तो अभी अभी हमने निकाला जो है लंबी नाक, ठीक ना। तो लंबी नाक को हम यहाँ पर हम क्या निकालते हैं, अभी हमने फार्मूला लिखा कि नासिका देशना, ठीक ना। तो नासिका देशना, तो नासिका देशना का आपने फार्मूला क्या लिखा, सिर की नाक की चौड़ाई, नाक की चौड़ाई बटे नाक की लंबाई गुणे 100, ठीक ना। तो यहाँ पर आपने लिखा नाक की चौड़ाई बटे नाक की लंबाई गुणे 100। तो यह जो आपकी नासिका देशना का है हो गया फार्मूला, ठीक। और यहाँ पर गलती से हमने एक बार लिख दिया था शीर्ष देशना, हम वहाँ शीर्ष देशना नहीं लिखेंगे बल्कि नासिका देशना लिखेंगे। तो नासिका देशना जो है, ठीक ना, तो यहाँ पर लंबी नाक, मध्य नाक और चौड़ी नाक, इसके आधार पर यह सब विशेषताएं जो हैं वह निश्चित शारीरिक विशेषताएं हैं। फिर उसके बाद जो मुख्य रूप से जो कद आ जाता है,
ठीक ना। तो कद के स्थिति में जो है सबसे अधिक जो है पेंटागोनियस, कद देखिए कद, तो कद में सबसे लंबे पेंटागोनियस, ठीक ना। तो सबसे लंबे जो होते हैं वो पेंटागोनियस होते हैं। इनकी लंबाई 6 फुट 4 इंच होती है, ठीक ना। तो सबसे लंबे कौन होते हैं? सबसे लंबे पेंटागोनियस होते हैं। इनकी लंबाई 6 फुट 4 इंच होती है। और सबसे छोटे बुशमैन, ठीक ना, जो है वो इनकी लंबाई, इसी को उलट दीजिए, यहाँ पर जो है इनकी लंबाई जो पेंटागोनियस है, पेंटागोनियस की लंबाई कितनी हो गई? 6 फुट 4 इंच होती है। और जो सबसे छोटे होते हैं वो सबसे छोटे बुशमैन होते हैं, इनकी लंबाई 4 फुट 6 इंच होती है, ठीक ना। तो जो सबसे छोटे होते हैं वो कौन है? वो बुशमैन है। इनकी लंबाई जो है वो 4 फुट 6 इंच होती है। फिर मित्रों इसके आगे हम लोग जो प्रजाति के संदर्भ में अगले वीडियो में फिर हम लोग अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।